Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपने स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन 2-3 मुख्य बातें ज़रूर आपको जो बतानी थी तो वो उन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए आज इन शब्दों से शुरू करते हैं कि क्या कहा है किसी कवि ने कि आंखों में मंजिलें थीं, आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे, चिराग हवा में भी जलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सुरों का जो वर्गीकरण अपना चला था वो अपना समाप्त हुआ है, और इससे पिछली वीडियो में जो लास्ट अपनी बात हुई थी वो हुई थी सुरों के उच्चारण स्थान से संबंधित। किससे संबंधित? सुरों के उच्चारण स्थान से संबंधित, ठीक है ना। चलिए आज मैं पहले आपसे बात करने वाला हूं स्वर और उनकी मात्रा, स्वर और उनकी मात्रा, स्वर तथा मात्रा की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। स्वर की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कि स्वर क्या होता है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। मात्रा किसे कहते हैं भाई? तो मात्रा की सीधी सी परिभाषा है किसी भी वर्ण को बोलने में जो लगने वाला समय होता है, बोलने में लगने वाला जो समय होता है तो वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। और मात्रा केवल किनकी होती है? तो मात्रा केवल किसकी होती है? स्वरों की होती है, व्यंजनों की कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक। और सभी स्वरों की मात्रा नहीं होती है, सभी स्वरों की मात्रा नहीं होती है। तो किन स्वरों की मात्रा होती है और कौन सी मात्रा होती है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, एक तरफ आप स्वर लिख लीजिएगा और एक तरफ आप मात्रा लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? मात्रा, ठीक है। चलिए मात्रा मतलब उन स्वरों को व्यंजनों पे जोड़ने का जो माध्यम होता है वो मात्रा कहलाता है। एक परिभाषा ये भी बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो स्वर होते हैं जब हम उन्हें व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो वो वर्ण के रूप में व्यक्त नहीं होते, बल्कि वो मात्रा के रूप में व्यक्त होते हैं। जब स्वर वर्ण के रूप में व्यक्त होता है तो वो व्यंजन से अलग रहता है, व्यंजन से अलग रहता है। जैसे देखो, स्वर को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, एक अपना वर्ण के रूप में और एक अपना मात्रा के रूप में, ठीक है। एक शब्द शायद मैंने इसकी चर्चा पहले भी की थी, लेकिन मैं फिर से करूंगा। जैसे ईश्वरी मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर ये जो ई है ये स्वर है, लास्ट में भी जो ई है वो स्वर है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे वर्ण के रूप में दर्शाया है और यहाँ पर मात्रा के रूप में दर्शाया है। क्योंकि यहाँ पर व्यंजन के साथ संयुक्त नहीं हुआ है तो इसलिए ये वर्ण है, और यहाँ पर ये अपना व्यंजन के साथ संयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? मात्रा है। क्या है ये? मात्रा है। तो ये अंतर होता वर्ण में और मात्रा में, ठीक है ना, वर्ण में और मात्रा में। चलो पहचान करते हैं। सबसे पहला जो स्वर अपना आता है तो वो अपना आता है ए, ठीक है। क्या आता है? ए। और इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। इसीलिए ये जो ए स्वर है प्रत्येक व्यंजन में संयुक्त मिलता है, प्रत्येक व्यंजन में संयुक्त रहता है, प्रत्येक व्यंजन के साथ ये जुड़ा रहता है अपना ए। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना अमात्रिक होता है। क्या होता है? ये अमात्रिक होता है। अमात्रिक होने के साथ साथ हम इसको उदासीन भी कहते हैं, और उदासीन होने के साथ साथ हम इसको शहीद स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसी के नाम हुए, अमात्रिक हुआ, उदासीन हुआ और शहीद हुआ। मात्रा इसकी कोई नहीं होती। नंबर 2 बात करते हैं किसकी भैया? अपने आ की बात करते हैं। और आ की जो मात्रा होती है वो ये होती है। आ की जो मात्रा होती है किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं हम, इस तरीके से आ की मात्रा को हम दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरे पे अगर हम आते हैं, इसके बाद आती है बात छोटी ई की। छोटी की जो मात्रा होती है वो पहले से लगती है और ये इस तरीके से लगती है। एफ मत समझ लेना, ये कोई भी व्यंजन जैसे होता है तो इस पर इस तरीके से घूमकर ही लगती है। मतलब ये मात्रा
लगती पहले है और बुलती बाद में है। यही एक मात्रा है जो पहले लगती है और बाद में बुलती है। नंबर 4 की अगर बात करें तो बड़ी ई आती है और बड़ी ई की मात्रा अपनी ये लगती है, ठीक है। नंबर 5 की अगर बात करें तो ऊ आता है और ऊ की मात्रा का हम देखें तो ये है, छोटा ऊ है, मात्रा ये लगती है। अगर नंबर 6 बात करें कि भैया बड़ा ऊ जो आता है उसकी मात्रा बता दीजिए तो ये लगती है, ठीक है ना, उसकी मात्रा ये लगती है। नंबर 7 अगर बात करें तो अपना रिरी आता है। कौन आता है? अपना रिरी आता है। तो रिरी की जो मात्रा होती है वो ये होती है, रिरी की मात्रा ये होती है। नंबर 8 अगर हम बात करें तो अपना ए आता है और इस ए की मात्रा ये लगती है, ठीक है, ए की मात्रा ये लगती है। नंबर 9 अगर हम बात करें तो अपना बड़ा ए आता है, कह देंगे आई आता है और इसकी मात्रा ये लगती है, इसकी मात्रा ये लगती है, ठीक है। तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो 2 रह गई हैं उनको दर्शाता हूं मैं, ठीक। चलिए, उसके बाद ये इनकी मात्रा हो गई। उसके बाद जो बचा अपना कौन भाई, एक ओ और औ बचा, एक ओ और क्या बचा, एक औ बचा। तो जो ओ की मात्रा होती है इस वाले ओ की, तो इसकी मात्रा ये होती है। और बात करें हम इस वाले की तो इसकी मात्रा ये होती है, ठीक है। ये अपनी हुई स्वरों की मात्रा। लेकिन कुछ और भी स्वर अपने इसमें 2 हैं अलग से जो आपको समझने हैं। एक कौन है, एक आपका अंग है, एक कौन है आपका अंग है, और इसकी जो मात्रा लगती है वो इस तरीके से लगती है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो अपना विसर्ग है और इसकी जो मात्रा लगती है वो यहाँ पर कोई भी वर्ण इस तरीके से बना होगा और उस पर ये मात्रा लगती है, ठीक है। तो बाईं तरफ कौन सी मात्रा लगती है, दाईं तरफ कौन सी मात्रा लगती है, ऊपर कौन सी मात्रा लगती है, नीचे कौन सी मात्रा लगती है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर मैं आपको बताऊं तो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस ए की मात्रा ऊपर लगती है या नीचे लगती है या बाईं तरफ लगती है या दाईं तरफ लगती है, पहले लगती है या बाद में लगती है, ठीक है, तो आप बोलेंगे इसकी जो मात्रा होती है, जैसे कि मैं कोई भी शब्द अगर लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर शब्द लिखा केशव, क्या लिखा मैंने यहाँ पर केशव लिखा, तो मैंने कै पर जो मात्रा ऊपर लगाई वो ए की है, तो हम कह सकते हैं इस ए की मात्रा कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, ठीक है। अगर मान लो मैंने शब्द लिखा कोमल लिखा, क्या लिखा मैंने, कोमल। अब जरा बताओ ये जो ओ की मात्रा है, यही मात्रा समझनी है आपको, ये जो ओ की मात्रा है ये ऊपर लगी है या बाईं तरफ लगी है या दाईं तरफ लगी है, बोलो। तो जैसे कि हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, जो अपना बायां वो इस अक्षर का बायां, जो अपना दायां वो इस अक्षर का बायां होता है ना, बायां दायां। तो बताओ ओ की मात्रा ऊपर लगी है या बाईं तरफ लगी है या दाईं तरफ लगी है, तो हम बोलेंगे ये दाईं तरफ लगी है। किधर लगी है, ये दाईं तरफ लगी है। किधर लगी है, दाईं तरफ लगी है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाएगा, मान लो कोई शब्द दे दिया किसान, क्या दे दिया, किसान, ये मात्रा बाईं तरफ लगी है, ये मात्रा दाईं तरफ लगी है, तो आप बोलेंगे कि ये मात्रा लगी है बाईं तरफ। कहाँ लगी है, बाईं तरफ, ठीक है। चलिए, मात्रा ये हुई। एक ऊ की मात्रा को समझते हैं, किसकी मात्रा को, ऊ की मात्रा को समझते हैं, ऊ की मात्रा को हम समझते हैं। देखिए भी, बाकी तो हम ऊ की मात्रा प्रत्येक व्यंजन में समझ लेते हैं, लेकिन जो समझनी है वो हमें रै में समझनी है। किस में समझनी है, रै में। रै में अगर इस तरीके से लिखा है तो ये कौन सा ऊ होता है, रै में अगर ये लिखा है तो ये कौन सा स्वर होता है ना। तो देखो जहां पर ये घुंडी बनती दिखाई देगी, जहां पर ये गोल अंडा तुम्हें बनता दिखाई देगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रै और प्लस बड़ा ऊ है। रै प्लस क्या है, ये बड़ा ऊ है। और इसको हम लिखेंगे कि ये भी रै प्लस छोटा ऊ है। रै प्लस क्या है, ये छोटा ऊ है, ठीक है। जहां पर ये घुंडी नहीं बनती है तो वो छोटा ऊ होता है, जहां पर ये घुंडी बनती है वो बड़ा ऊ होता है। ये आपके दिमाग में से भ्रम निकल चुका होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोग जो री की मात्रा है उसे रै की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा कृषि, लिखा कृषि। अब कुछ लोग इसको रै समझते हैं, क्या समझते हैं, रै। और बल्कि ये रै नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये री होता है। अगर मैं इसको साफ कर दूं, इसका कोई काम नहीं है ना, तो हम इसका अगर वर्ण विच्छेद देखेंगे तो कै में ये क्या है, री, तो हम कै को इस तरीके से देखेंगे और लास्ट में क्या होगा, ये री होगा। बोलो, ये वाली बात समझ में आई। चलिए, अब
हमें जो कोडिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा उसका फायदा हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप कोड जरूर याद करके आए होंगे। चलिए, ये बिल्कुल अपना आज लास्ट वीडियो है जो स्वरों से आप देख रहे हैं ना, तो स्वरों से संबंधित ये अपना लास्ट वीडियो है, सारा निचोड़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, चलो अब हम जानते हुए अपना जो कोडिंग सिस्टम हमने पढ़ा है उसका क्या फायदा है। जैसे कि क्वेश्चन लिखिएगा कि पहला क्वेश्चन आया कि भैया पश्च समृत स्वर कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है पश्च समृत स्वर कौन सा होता है। क्वेश्चन ये परीक्षा में आया हुआ था तो इसलिए कुछ लोगों ने इसको रट लिया और आंसर बता दिया एकदम। लेकिन कुछ लोगों को अभी ये भी ना पता होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से इसका ये आंसर बन के आया है। रटना उन्होंने तो सीख लिया, रट तो उन्होंने लिया, लेकिन ये पता नहीं उन्होंने इसका आंसर क्यों आया इस तरीके से, है ना। चलिए, आपने जीव के आधार पे पढ़ा पश्च और मुख के आधार पे पढ़ा था आपने क्या भाई, समृत। ठीक है, दोनों आपने पढ़े थे भाई नहीं। तो जीव के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उसमें से पश्च है ये, और मुख के आधार पे 4 प्रकार के स्वर होते हैं, उसमें से समृत है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा स्वर है जो जीव के आधार पर पश्च हो और मुख के आधार पर वो समृत हो। तो हमने कोड पढ़ा, देखो उसका फायदा अब आपको बताता हूं। 25690, इस कोड का क्या मतलब हो गया, 25690। ठीक, आप प्लस लगा लीजिए। समृत का कोड होता है 3456, इसका कोड क्या होता है, 3456 होता है। ठीक, 3456 होता है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है, इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है। कोड बताइए जल्दी से, कौन सा कॉमन है भैया। तो यहां भी 56 है और यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है, 56 है। इसका मतलब वो पश्च भी है और वो समृत भी है, कौन, 56। तो 56 यहां से क्या है अपना, पश्च भी है वो समृत भी है। 56 कोड पे कौन कौन आता है, तो इसमें अपना छोटा ऊ आता है और एक अपना बड़ा ऊ आता है। तो इसका जो आंसर है या तो छोटा ऊ होगा या फिर बड़ा ऊ, मतलब ये दोनों इसका आंसर बन सकते हैं। ये है कोडिंग सिस्टम का फायदा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं आगे को, ठीक है, जैसे कि पश्च समृत दीर्घ स्वर, पश्च समृत, और यहीं पे मैं इसमें जोड़ देता हूं दीर्घ स्वर। पश्च समृत दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर तो अभी भी यहीं से निकलेगा, लेकिन अब मुझे बताना है दीर्घ, क्या बताना है, दीर्घ। तो यहां से भी 56, यहां से भी 56 मैंने यहां से निकाल लिया, लेकिन यहां से आंसर आपका निकल के आया एक तो छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दीर्घ स्वर भी होना चाहिए, पश्च भी होना चाहिए, समृत भी होना चाहिए, दीर्घ भी होना चाहिए। तो ये आपका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ जो होता है वो बड़ा ऊ होता है, इसलिए आपका दीर्घ स्वर ये है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा पश्च समृत दीर्घ स्वर, वो कौन सा बनेगा, ऊ बनेगा। बोलो बात समझ में आई। चलिए, अब इसी क्वेश्चन और भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा जल्दी से और आंसर देने की कोशिश करिएगा। जैसे क्वेश्चन लिख दिया हमने, जैसे लिखा भैया अग्र, जैसे लिखा हमने अग्र लिखा, ठीक है ना, अग्र लिखा और समृत लिखा, अग्र समृत ह्रस्व स्वर, इसका आंसर आप दीजिए भी जल्दी से। अग्र समृत ह्रस्व स्वर कौन सा है, जो अग्र भी हो, समृत भी हो और वो ह्रस्व भी हो। ठीक है, तो हमें पता है अग्र का कोड क्या होता है, तो अग्र का कोड 3478 होता है। अग्र का कोड क्या होता है, 3478 होता है। प्लस लगा लीजिए, समृत का कोड 3456 होता है। आपके दोनों में कॉमन क्या आया, आपके दोनों में कॉमन आया 34 और 34। तो हम यहां से जो कॉमन निकाल लेंगे, तो हमने 34 करा, 34 करते ही अपना सामने आ गया कि या तो छोटी ई या फिर बड़ी ई। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूलेंगे कि उसने हमसे ह्रस्व पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है, ह्रस्व पूछा है। और अगर ह्रस्व पूछा है तो हम अपनी इस ई को छोड़ देंगे और इस ई को बिल्कुल टिक कर रहे होंगे। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया भाई, जल्दी से बोलो, आ गया ना समझ में। ठीक, अब इसी के आगे मैं इस क्वेश्चन को और बड़ा करता हूं और आगे जोड़ते हैं, इस ह्रस्व को छोड़ते हैं, इस ह्रस्व को छोड़ते हैं। ठीक, अब इसके आगे मैं इसमें लिखता हूं कि अग्र भी हो, समृत भी हो और वो अपना अग्र हो, समृत हो और वो हम कहना चाहिए, क्या हो, अव्रतमुखी हो।
अव्रतमुखी स्वर हो, ये क्वालिटी उसमें दी गई हो। तो अग्र का कोड हो गया, समृत का कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला इसका कोड है अव्रतमुखी का, तो हमें जानते हैं 12, 34, 78 इसका कोड है ना। तो हम देख लेंगे भैया कौन कौन सा नंबर कॉमन आया। तो देखो यहां से फिर से 34, यहां से 34 और यहां से भी क्या निकल के आया, 34 निकल के आया। तो 34 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और 34 से हम देख रहे होंगे कि एक तो छोटी ई होगी और एक कौन सी ई होगी, एक बड़ी ई होगी। अब इस बार क्या है, देखो इस बार उसने ह्रस्व या दीर्घ नहीं दिया, तो ये भी अपना आंसर होगा और ये भी अपना आंसर होगा, ठीक। लेकिन अगर इसी को वो कह देता कि भैया दीर्घ और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो दीर्घ होना चाहिए, तो फिर हम इसको भूल जाते और इसको टिक कर देते, ठीक है। तो ये फायदा है अपनी कोडिंग सिस्टम का, है ना। इस तरीके से हम कोडिंग सिस्टम अपना पढ़ा है और यही कोडिंग सिस्टम हमें फायदा देता कहां पर, संधि में। कैसे फायदा देगा संधि में, देखो यही तो क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी लिख दूंगा इसमें, है ना, उसका आपको आंसर बताना है, ठीक। क्या बताना है, और भी आंसर आपको बताना होगा। चलिए देखो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप उसका आंसर बताएंगे। चलो बताइएगा, हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है समृत, ठीक है ना, समृत पूछा गया है, ठीक। और उसके बाद में व्रतमुखी पूछा गया है और उसके बाद में मध्य स्वर कौन सा है बता दीजिए, ठीक है। समृत, व्रतमुखी, मध्य स्वर कौन सा है ये बता दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, समृत का कोड, समृत का कोड 3456, व्रतमुखी का कोड 5690 और इसका कोड 1। इसका कोड क्या होता है, मध्य स्वर का कोड 1 होता है। अब इसमें देख लीजिए कॉमन क्या निकला, इसमें देख लीजिए कॉमन क्या निकला। तो यहां से कॉमन 56 है, इसमें भी कॉमन 56 है, लेकिन वहां नहीं। तो इस पूरे में से हम कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते, हम कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई भी स्वर नहीं है, ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जो समृत, व्रतमुखी और मध्य स्वर हो। ऐसे ही समृत, जो समृत भी हो, व्रतमुखी भी हो और मध्य स्वर भी हो, ऐसा कोई भी स्वर नहीं है, ठीक। तो जब आपका कोई भी नंबर कॉमन ना आए, ऐसा कोई भी नंबर ना आए जो तीनों में ना हो, तो आपका आंसर कोई नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, देखते हैं। देखो इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना बना के अपनी तरफ से कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं भैया, है ना। कितने भी क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक। आप क्वेश्चन कितने भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने क्वेश्चन में आया है, मान लीजिए क्वेश्चन में आया अव्रतमुखी, ठीक है ना, अव्रतमुखी आया और विव्रत आया, अव्रतमुखी आया और विव्रत आया, ठीक है ना। और उसके बाद में पश आया, उसके बाद में पश आया और उसके बाद में दीर्घ स्वर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, पुराना तरीका। अव्रतमुखी का कोड तो 12, 34, 78 प्लस इसका कोड 2। पश्चमृत का कोड क्या होता है, तो 25690। देख लीजिए कौन सा कोड कॉमन है, तो हमें कोड कॉमन मिला 2 और 2 और 2, तो सब में कोड कॉमन क्या आया, 2। अब ये और देख लेते हैं, ये जो 2 पे है ये दीर्घ है या नहीं है, दीर्घ है या नहीं है। तो 2 पे आने वाला वर्ण कौन सा होता है अपना, ये आ, जो अपना ये दीर्घ भी होता है, तो आ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अपने कोड का फायदा हमने इसमें देखा। तो कोड को पढ़ने से इसलिए इसमें फायदा होता है। अब देखो संधि में क्या फायदा मिलेगा हमें, कोड से संधि में क्या फायदा मिलेगा। देखो जैसे कि आप जानते हैं संधि, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार से आपका जो सबसे पहले आता है वो स्वर संधि आता है। तो स्वर संधि पूरे किस पर निर्भर करती है भाई, स्वरों पे तो निर्भर करती है। अब इसके भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जैसे कि पहला भेद कौन सा आता है, दीर्घ। कौन सा आता है, दीर्घ संधि जैसे आपका आता है। मैं आपको समझा रहा हूं, संधि पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल इस कोड का फायदा बता रहा हूं आपको। इसके भी कितने भेद, मतलब इस दीर्घ संधि की कितनी कंडीशन आती है, 4 कंडीशन आती है। कैसे आती है 4 कंडीशन, पहली कंडीशन आती है जैसे कि ए आ जाए,
या आ जाए, का मेल ऐसे हो जाए या आ से हो जाए, बराबर क्या बन के आता है, तो बराबर बड़ा आ बन करके आता है। ऐसी तो आता है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि यहां से देखा तो 12 और प्लस 12 और बराबर 2, तो 12 प्लस 12 बराबर 2 हुआ। तो ये जो हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना कोडिंग सिस्टम लागू हुआ संधि में, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अपना संधियों को भी, प्रत्येक चीज को हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो व्यंजनों से बातें होंगी, व्यंजनों से संबंधित जितने भी बातें हैं वो पूरी होंगी। तो आज अपना जो स्वर का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है, और इससे अगली वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो व्यंजनों से संबंधित बातें होंगी। जिस तरीके से हमने एक और एक बात किसके बारे में जानी है, स्वर के बारे में, जीरो से लेकर हमने पूरी जितनी 100 तक बात हो सकती थी, जीरो से हीरो तक जो बात हो सकती थी वो बात हमने इसमें की है स्वरों से संबंधित। तो मेरा जो स्वरों का सेशन था वो समाप्त होता है, और अगला जो मेरा सेशन शुरू होगा वो व्यंजनों का सेशन शुरू होगा। इसलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, देखते रहिए आप ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। धन्यवाद।